आर्य समाज देखा जाए तो वैचारिक क्रांति है। महर्षि देव दयानंद के विचार जो एक बार सुन लेता है, आर्य साहित्य पढ़ लेता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह आज भी बदल जाता है। एक प्रकल्प हमने किया था कि 11,000 लोगों का यज्ञ करवाएंगे। बहुत खूब। हर एक व्यक्ति एक हवन कुंड पे 1 रूपी यज्ञ करेगा, तो उसमें 10,000 लोगों ने मिलकर सामूहिक यज्ञ किया। 6 फुट बाई 6 फुट के घरों में भी लोग व्यवस्था करते हैं और यज्ञ करते हैं। उनकी आस्था जाग रही है। नई पीढ़ी को उच्च मन से अगर वो दूसरे मतांतर और आर्य समाज की विभिन्नता देखेगी तो उसका मन अवश्य आर्य समाज की तरफ झुकेगा। सस्ते नमस्ते, मैं हूं हरप्रीत कौर और आपका स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट सीरीज आभार में। आभार उन कर्मयोगियों के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक विनम्र प्रयास है जिन्होंने अपने समर्पण, सेवा और अथक परिश्रम से दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को संभव बनाया। इस विशेष पॉडकास्ट सीरीज में हम मिलेंगे उन कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और समर्पित व्यक्तित्वों से जिन्होंने आर्य समाज के प्रसार, वैदिक धर्म के प्रचार और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो आइए आज के पॉडकास्ट के हमारे स्पेशल गेस्ट से आपका परिचय कराते हैं। आप है आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य के उप प्रधान और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के विशिष्ट सम्मानित सदस्य श्री आर्य सतीश चड्ढा जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका। सतीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आपकी ये यात्रा आर्य समाज के साथ कैसे शुरू हुई और अब कहाँ से आपने प्रेरणा ली? परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मेरा जन्म आर्य संस्कारों वाले परिवार में ही हुआ। मेरे दादाजी भी प्रधान थे आर्य समाज शाहबाद मारकंडा हरियाणा के, और बचपन में वो अपने साथ लेके चलते थे हमें कि चलो आर्य समाज जाना है। तो जैसे और आपने कई उदाहरण सुने होंगे, कथाएं सुनी होंगी, वो हमें भी यही लालच देते थे, चलेंगे वापसी में भोले हलवाई के यहाँ से बर्फी खा के आएंगे। जी, जैसे बच्चों को लालच जैसे बच्चों को लालच दिया जाता है, कोई ना कोई टॉफी, चॉकलेट, हाँ, मिठाई। तो उस तरीके उन्होंने यही कहते थे और हर रविवार हमें लेके जाते थे। अभी की मैं तब मेरी उम्र 7, 8, 9 साल, 10 साल तक रही, लेकिन वो लगातार रविवार हमें ले जाते रहे, तो वो संस्कार तो पड़ ही गए। आज हम सोचते हैं तो लगता है कि उस समय वो एक प्रलोभन दिया गया जोड़ने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा था। किसी न किसी बहाने से तो बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। आज भी अगर हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो यही है कि उनको किसी सेवा कार्य में, किसी ऐसे कार्यक्रम में जिनको उनको कुछ पहचान बन सके उन बच्चों की, तो वो तभी जुड़ पाते हैं। बिल्कुल, उस मिठास, उस मिठाई की जो संस्कारों की मिठास थी, आपको जीवन में वो सफलता दे गई। बिल्कुल। तो उन संस्कारों के चलते जैसे जैसे फिर जीवन आगे बढ़ा और अलग अलग वातावरणों में भी होते हुए मैं आर्य समाज से जुड़ा रहा, क्योंकि पिताजी भी जब दिल्ली आ गए तो वो भी आर्य समाज पटेल नगर से जुड़े हुए थे जी। तो वहाँ भी आना जाना लगा रहा, और उसके बाद 63 से तो हम कीर्ति नगर आ गए और आर्य समाज की हर गतिविधि में परिवार भाग लेता। तो आपका जन्म दिल्ली का है या हरियाणा का? मेरा जन्म शाहबाद मारकंडा का ही है। अच्छा, हरियाणा का। जी। अभी इस वक्त आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार तो फिर पिताजी भी अधिकारी थे आर्य समाज कीर्ति नगर के, और लगभग 98 में फिजियोथेरेपी सेंटर खुला था आर्य समाज कीर्ति नगर में। तो मेरे घर पे पूरा सामान रखा हुआ था वर्जिश करने, व्यायामशाला का जी। और आर्यवीर दल की शाखा भी खुल गई थी, तो मुझे कहा गया कि अगर आपके पास सामान पड़ा है वो दे दो। तो वो सारा सामान मैंने दे दिया और फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके मैं सेवा करने लग गया जी। सुबह। उसके बाद मैं अपनी फैक्ट्री जाता था, तो वहाँ सेवा कार्य शुरू कर दिया। तो फिर सेवा कार्य में रुचि होने के कारण लगा रहा। तो उस समय के प्रधान आदरणीय लिखा जी ने अधिकारी बना दिया, चाहे उप मंत्री बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद एक एक सीढ़ी चढ़ते चले गए, और फिर कीर्ति नगर के मंत्री, फिर प्रधान, तब तक मैं आर्य केंद्रीय सभा से बड़े अच्छे तरीके और दिल्ली आर्य सभा से जुड़ गया था।
जी, जैसे आपने बताया कि आर्यवीर दल की शाखा भी और भी बहुत सारी प्रेरणाएं आपको मिली हैं, तो उसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? विशेष कोई अभियान रहा हो, कोई यादगार बन गया हो? हाँ बिल्कुल, लगातार वर्ष में 5-6 स्वास्थ्य शिविर, जिसमें हर बीमारी का इलाज के लिए डॉक्टरों को बुलाना, उनके वर्कशॉप करवानी, जिससे कि जनरल लाभ मिलता रहे लोगों को, जो साधारण लोग हैं। हाउस टैक्स का कैंप 2004 में शुरू हुआ था और 2021 तक लगातार हम लोगों के वहाँ पर निःशुल्क फॉर्म भरते रहे, जमा कराते रहे हाउस टैक्स। लोगों को बहुत लाभ मिला। इस तरीके की और भी जो विकलांगों का कैंप लगाया, तो विकलांगों के ऑपरेशन तक हमने दिल्ली में ही करवाए और बवासीर के ऑपरेशन करवाए। चश्मे तो अभी तक भी लोग ले लेते हैं, देने वाले देते हैं, हम तो एक माध्यम हैं। हॉस्पिटल की टीम आई, उसने सेवा कार्य किया, हमने सिर्फ अरेंजमेंट करने थे। जितने स्वास्थ्य और ऑपरेशनों के भी कैंप लगे, उसमें डॉक्टरों को हम देते थे, उनका मान सम्मान पूरा होता था और लोग दान देते थे, तो ये कार्य चल रहा था। लेकिन माध्यम बना हुआ था जी। तो उसमें मैं अपने आप को परमात्मा की कृपा समझता हूँ कि परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी और वो सारे कार्य अच्छे तरीके हो सके। जी, समाज में कौन सी चुनौतियां आप देखते थे जब आप युवावस्था में आए, आपने होश संभाले, तब आपको क्या लगता था कि इन पर कार्य होना ज़रूरी है और हो भी रहा है? नहीं, सेवा कार्य के साथ साथ आर्य समाज से अगर पूरी तरह जुड़े हुए हैं परिवार सहित, तो सबसे जो अच्छी चीज़ थी कि वहम नहीं करते थे। कोई भी वहम कह लो, वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आया कि आज इस बार ये नहीं करना, इस बार ये नहीं करना, आज कपड़े नहीं धोने या बाल नहीं कटवाने या शेव, ऐसा कोई नहीं। कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, कोई समय नहीं है। हर समय परमात्मा का दिया हुआ है, कर्म किए चलो, उसका फल जरूर मिलेगा। उस समय नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा जो मिली, ये आर्य समाज के विचारों से मिली। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊंगी, आर्य समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, सेमिनार हो, शिविर हो, तो चड्ढा जी हमारे जो बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं, वो हमेशा आपको आगे ही नज़र आएंगे। महासम्मेलन हो या कोई भी इनको जिम्मेवारी दी गई हो, तो इन्होंने बिल्कुल तहे दिल से उसको निभाया है, जो कि बहुत सराहनीय है। सतीश जी, आपके जो कार्य आप कर रहे हैं जिस तरीके से, कोई विशेष आपका अभियान जो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि इसको करके मन की शांति जिसे कहते हैं ना? अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन 2018 में एक प्रकल्प हमने किया था कि 11,000 लोगों का यज्ञ करवाएंगे। बहुत खूब। एकल, हर एक व्यक्ति एक हवन कुंड पे 1 रूपी यज्ञ करेगा, तो उसमें 10,000 लोगों ने मिलके सामूहिक यज्ञ किया। ये ऐसा पहली बार हुआ? ये पहली बार हुआ और इसमें सब ने इसको सराहा इस काम को, और उससे यज्ञ की जो प्रसिद्धि है कह लो, या जो उसकी खुशबू है यज्ञ की, वो सब जगह फैली और लोग यज्ञ से जुड़े। जी सतीश जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं वो चित्र भी जो 2018 के हैं। इस यज्ञ में आपने बताया जैसे इतने सारे हवन कुंड, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, बहुत सारी चुनौतियां रही होंगी, कैसे मैनेज किया? चुनौतियां नहीं, लेकिन साथियों ने साथ पूरा दिया। उसमें दिल्ली आर्य सभा के महामंत्री विनय आर्य जी ने और बहुत सारे जो प्रचारक थे, उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। और मेरी जो आर्य केंद्रीय सभा की टीम थी, पूरे हर सदस्य ने जहाँ कहा वहाँ खड़े होकर सहयोग दिया अपना। मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस यज्ञ वाले कार्यक्रम में पूरा सहयोग सबका मिला। जी बिल्कुल, बहुत ही अलौकिक दृश्य है। अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं ये दृश्य, तो बहुत ही अलौकिक था उस वक्त नज़ारा, और जो भी इसका साक्षी बना उसने उसका आनंद ही लिया, और एक तरह से अपने आप में एक रिकॉर्ड था ये। सतीश जी, आपने दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। 50 वर्ष गौरवमयी बहुत ही ये क्षण रहे हैं और बहुत ही कार्य यहाँ किए गए हैं। आपका इसका ये सफ़र जो है सभा के साथ कैसे शुरू हुआ? 2010 में मुझे मंत्री बनाया गया था आर्य केंद्रीय सभा का। उस समय मैं मंत्री था आर्य समाज कीर्ति नगर का, लेकिन ये भी उत्तरदायित्व मुझे दिया गया और भाई राजीव आर्य जी, योगेश आर्य जी, अशोक मेहतानी जी, हम सब लोग मिल के जो विशेष 25 दिसंबर की झांकियों का कार्यक्रम था, उसमें हमने पूरा अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। SMRI पब्लिक स्कूल का सहयोग मिला और वो जो झांकियों वाला कार्यक्रम था, वहाँ से मैं जुड़ता चला गया और उस कार्यक्रम से
और कई बहुत सारी जिम्मेवारियां भी मुझे धीरे धीरे देते चले गए। श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में होता है। हाँ, 25 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस, जो उनकी जी जहाँ से यात्रा गई थी, अंतिम यात्रा, उसी मार्ग से होते हुए पुरानी दिल्ली में ये कार्यक्रम होता है, जो रामलीला मैदान में ख़त्म होता है। 2012-13 में राजीव जी बीमार हो गए, तो लगभग आर्य केंद्रीय सभा की जो महामंत्री वाली जिम्मेवारियां थी वो मैं निभाता रहा, और 15 में तो मुझे बना ही दिया गया था कि आप महामंत्री हो। और 15 से लेके 25 तक का जो सफ़र है, परमपिता परमात्मा की कृपा से, सब साथियों के सहयोग से, सब बड़े भी और छोटे भी, सब ने पूरा सहयोग दिया। और अपना जो उत्तरदायी जो काम मिला, दिल्ली सभा ने दिया, वेद प्रचार मंडलों ने दिया, या किसी ने भी दिया, किसी और भी बाहर से लोगों ने, हम बनारस में गए, वहाँ जाके भी कार्यक्रम किया, बॉम्बे में किया, और बहुत सारे कार्यक्रम हमने सिक्किम में जाके किया। सब जगह सबका सहयोग मिला और सारे कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से निभ गए। सतीश जी, जैसे उत्तरदायित्व मिलता जाता है, ओहदा पद बड़ा होता जाता है, आपको लगता है ना जिम्मेवारी ये बढ़ती जा रही है, तो आपने उसको कैसे लिया और क्या क्या एडिशन करा उसके बाद? कुछ नहीं, परमपिता परमात्मा को याद किया और सच्चे मन से जो मैक्सिमम, जो अधिक से अधिक मैं कर सकता था, जिनको जोड़ सकता था, पूरी टीम थी। अभी हम 2 साल पहले अजमेर में भी गए थे, वहाँ पर भी कुछ जिम्मेवारियाँ मिली थी। 14-15 लोगों की टीम गई थी और बहुत अच्छे तरीके हमने वहाँ पर भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था संभाली। इसी तरीके बम्बे का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके सब निभाया गया। सब सहयोग करते हैं तो काम सफल होता है। नाम तो देखो इंजन का ही होना है, लेकिन पूरी टीम साथ देती है। लेकिन ट्रेन तभी पूरी कहलाती हाँ, है। हाँ, बिल्कुल संपूर्ण। बिल्कुल। कोई और आप अभियान के बारे में कोई बताना चाहें विशेष? बस जो मुझे दिल्ली सभा ने, केंद्रीय सभा ने, सार्वदेशिक सभा ने जिम्मेवारी दी, उसको अधिक से अधिक पूर्ण करने का और उसको निभाने का प्रयास किया। और परमपिता परमात्मा की हर समय आशीर्वाद मिला, प्रेरणाएं मिली कि वो कार्य संपन्न हो गए। जी, दिल्ली सभा के साथ आपके सफ़र की बात करें तो तब का और अब में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत फ़र्क है, बहुत तरक्की कर ली दिल्ली आर्य सभा ने। आदरणीय भाई धर्मपाल जी और विनय जी के नेतृत्व में सभा बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं तो महाशय धर्मपाल जी के साथ भी प्रधान थे आर्य केंद्रीय सभा के, उनके साथ भी काम किया और कुछ सीखने को ही मिला, और जो सीखा उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतार दिया, तो सफलता हाथ लगती चली गई। और दिल्ली आर्य सभा और आगे बढ़ेगी, हमारे जैसे और बहुत सारे साथी और जुड़ के काम करेंगे, यही हम सबका प्रयास है। सतीश जी, आपने अपने दादाजी, अपने पिताजी, उनके साथ आपने वो समय गुजारा, वो 2 पीढ़ियाँ थी, अब आपकी पीढ़ी है, आपकी अगली पीढ़ी भी होगी। अब आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि समस्या का कई बार रूप बदल रहा है, समस्याएं वही है। अगर हम अंधविश्वास की बात करें, बाबाओं की बात करें, तो वो कम तो नहीं हो रहा, खैर, लेकिन रूप बदलते जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे मुश्किल काम है कि हमारी भारत सरकार अब तो फिर कुछ जागृत हो गई है और प्रयास कर रही है कि इन चीज़ों पे कुछ कंट्रोल किया जा सके। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं अगर 1972 से लेके 74, 75 या 2000 या आज, समस्याएं ज्यों की तो हैं, चाहे हम 50 साल पीछे जाएं। मैंने दादाजी के साथ काम किया, पिताजी के साथ किया, बहुत सारे विद्वानों के साथ दिया। जब तक हमारी सरकार इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेगी और थोड़ा प्रकाश नहीं डालेगी कि ये चीज़ें गलत हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता इन समस्याओं के लिए। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जरूर सोचता है, लेकिन उसको कोई रास्ता भी नहीं मिलता। लेकिन अगर वो आर्य समाज से जुड़ जाता है तो उसको पूरा रास्ता मिलता है और वो इन अंधविश्वासों से छूट जाता है। जी, तो कोई बहुत बार मेरी बहस हुई, कई लोगों से हुई, और कई लोगों को हमने समझाया प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो जब वो प्रैक्टिकल किया तो उनको लगा कि हाँ, मैं कुछ ठीक कह रहा हूँ, या आर्य समाज ठीक कह रहा है, या आर्य समाज के विद्वान ठीक कहते हैं, और वो जुड़ा और धीरे धीरे उसका जीवन परिवर्तन हो गया। जी, आपने जो इतना लंबा सफ़र तय किया है, आर्य समाज में जो बदलाव आए हैं, आप क्या देखते हैं कि किस तरह के से बदलाव आए हैं? तब क्या थे और अब क्या हैं?
बहुत फ़र्क आ गया है। आज के प्रचार तंत्र में बड़ा फ़र्क आ गया है। सोशल मीडिया से भी प्रचार हो रहा है आर्य समाज का, उससे भी। और महर्षि देव दयानंद के विचार जो एक बार सुन लेता है, वो अगर जिज्ञासा उसकी जाग जाती है और कहीं वो आर्य साहित्य पढ़ लेता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह आज भी बदल जाता है। सत्यार्थ प्रकाश का आज भी उतना ही महत्व है जितना आज से 50, 60, 70 साल पहले था। जी सतीश जी, अगर हम भारत विभाजन के बाद, आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो वो दौर था जब कुछ समय के लिए आर्य समाज एक वैनिश सा हो गया था, जबकि इतिहास को अब जानते हैं लोग, बताया गया, लेकिन कुछ समय ऐसा था, आपने देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा, लेकिन उसके बाद आर्य समाज को पेश किया गया कि हाँ ये था आर्य समाज, ये है आर्य समाज। आर्य समाज देखा जाए तो वैचारिक क्रांति है और बहुत अच्छी विचारों को उसने समाज में सेवा कार्यों द्वारा फैलाया है। आर्य समाजों में लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, प्रचार किया जा रहा है, सुख दुख में सबका साथ देते हैं। कोई आपदा आती है तो पूरे के पूरे आर्वी दल के बच्चे और बड़े सब उन सेवा कार्यों में लग जाते हैं जिसको कि साधारण जनता को लाभ मिलता है। तो फ़र्क तो बहुत आ गया है, सोशल मीडिया से बड़ा फ़र्क आया है। जी, आर्यवीर दल की शाखाएं में ज़्यादा प्रभावित रहे हैं आप, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे इसकी सोच आई और क्या इसकी मतलब आवश्यकता लगी? हमने तो नहीं, बुज़ुर्गों ने आर्यवीर दल शाखा का संचालन किया, इसकी स्थापना की। और सेवा कार्यों में अगर आर्यवीर दल के बच्चों को हम लेके चलते हैं तो वही बड़े होके आर्य समाजों के सदस्य बनते हैं। मैं जिन दिनों सेवा कार्य कर रहा था, जितने बच्चे जुड़े हुए थे उनके आज जीवन को देखो तो वहाँ पर कहीं अंधविश्वास नज़र नहीं आता, कहीं पाखंड नज़र नहीं आता। वो लोग इस चीज़ को समझते हैं और बाकायदा आर्य समाज में आते हैं और यज से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक जोत घर में जलाई तो वो प्रकाश परिवारों का पूरा हुआ। बिल्कुल। इस अभी घर घर यज जो योजना चल रही है, हजारों परिवारों में जहाँ की अन्य मिशनरियाँ मतांतर वाले प्रभाव डाल रहे थे, वो वापस हो गया है। वहाँ पर वापस मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी राज कृष्ण जी के चित्र लगने लग गए हैं। यज में उनकी आस्था बढ़ रही है। और छोटा सा घर होता है, बहुत छोटा घर होता है, 2 चारपाइयों जितना घर, 6 फुट बाई 6 फुट के घरों में भी लोग व्यवस्था करते हैं और जज करते हैं। उनकी आस्था जाग रही है और कोई भी आर्य समाज की गतिविधि में कहीं भी पाखंड नहीं है। हर चीज़ का जवाब है, वैज्ञानिक तरीके से उसको सही ठहराया जाता है और सिद्ध किया जाता है। सतीश जी, जुड़ तो जाते हैं लेकिन उनको ठहराना, उनको समझाना फैक्ट्स के साथ, वो कई बार मुश्किल होता होगा। कोई ऐसे कोई किस्सा आप बताना चाहते हो? नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको आर्य समाज से जोड़ने में कुछ कठिनाइयाँ हैं। आर्य समाज की कार्य पद्धति अनुशासन से चलती है। उसको सुबह समय चाहिए, यज में प्रॉपर समय चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आजकल हमने देखा है अन्य गुरुद्वारों में, मंदिरों में गेट पे खड़े होकर ही नमस्ते कर दी, हाथ जोड़ दिए तो पूजा संपन्न होगी। आर्य समाज में तो पूरा संध्या करनी पड़ेगी और यज में बैठना पड़ेगा, आहुतियाँ देनी पड़ेंगी। ये सब जो प्रक्रिया है बहुत शांत मन से करने वाली है। परमात्मा तभी अपना आशीर्वाद भी देता है जब हम उसकी गोद में बैठते हैं। तो गोद में बैठने के लिए समय चाहिए, अनुशासन चाहिए। यानी कि सिद्धांतों का अनुसरण करना ही सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल, सिद्धांतों के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम आर्य समाज को पूरी तरह जोड़ सकते हैं। तो सतीश जी, ऐसा कोई आपको लगता हो कि कोई अभी कार्य कुछ है, अधूरा है, जो पूरा करना है, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका या प्रकल्प? मैं विशेष उसी प्रकल्प पे वापस चलूँगा, यज वाला जी। मेरा अभी भी यही प्रयास है कि हर घर में यज होना चाहिए। और यज में कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। उसी को बढ़ाने के लिए लगातार जो घर घर यज योजना है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मेरे से संपर्क में रहते हैं और मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि इस तरीके नहीं, इस तरीके करो, जुड़ेंगे लोग। और लोग जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रचार के लिए आर्य समाज के जो विशेष स्थान है वहाँ पर विशेष यात्राएं करवा रहा हूँ। लोग चलते हैं हमारे साथ घूमने के लिए और रास्ते में गुरुकुल कांगड़ी है या अन्य जितने भी स्मारक हैं, अजमेर है,
वहाँ लोग जाते हैं, उनको बीच में हम रख के चलते हैं कि उन स्थानों की यात्रा करानी है और प्रचार करना है। जो ग्रुप जाता है सुबह यज्ञ करता है, योगा करता है और स्वाध्याय भी करता है। यानी जो तीर्थ की असली परिभाषा है वो उससे परिचित होते हैं। होता क्या है तीर्थ? आप बाहर घूमो फिरो, जो रोज की प्रतिदिन की दिनचर्या है उसको छोड़ के जब हम अलग चलते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। और उस समय हम अगर जो सच्ची अपनी मन की धारणा है या जिस पे हम चल रहे हैं आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए, स्वाध्याय द्वारा उन स्थलों पे जहाँ महर्षि देवदयानंद गए थे उसकी स्थापना की थी या कुछ अच्छे काम और महापुरुषों ने किए, उन जगहों पे जाके मन को बहुत शांति मिलती है और लगता है कि आर्य समाज एक सही संस्था है जिससे जुड़ के जीवन उज्जवल हो सकता है। जी, जैसे सतीश जी विभिन्न मत संप्रदाय, विभिन्न पाखंडों आडंबरों में जो पड़े हुए हैं या कुरीतियों में पड़े हैं, उसी समय आर्य समाज जो है वो मानवता के सेवा के जो भाव के साथ चलता है और सबको जोड़ता है। सतीश जी, अभी नई पीढ़ी जो आपको देख रही है, या मैं कहूँगी जैसे आपने आर्यवीर की बात करी, आर्य वीरांगना की बात करी है, तो उसमें क्या गुण देखते हैं आप? क्या कहेंगे नई पीढ़ी को? नई पीढ़ी को अगर वो समाज से जुड़ी हुई है, सच्चे मन से अगर वो किसी से अपना मुकाबला करेगी या दूसरे मतांतर और आर्य समाज की विभिन्नता देखेगी तो उसका मन अवश्य आर्य समाज की तरफ झुकेगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा और मन को बहुत शांति मिलेगी। अभी आपको लगता है कि सही दिशा पे चल रहे हैं नई पीढ़ी, या उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, नई पीढ़ी को विशेषकर देखो, रोजगार के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और थोड़ा बहुत दिनचर्या उनको सेट करनी पड़ेगी कि वो आर्य समाज से भी जुड़ सकें, चाहे साप्ताहिक संघ में जुड़ें, शाम के कार्यक्रमों में जुड़ें या स्वाध्याय किताबों द्वारा आर्य समाज से जुड़े रहें, तो उनका जीवन और अच्छा और सुदृढ़ होगा। जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आपके सराहनीय कार्य जो है वो आगे चलते रहें और आपका बहुत बहुत आभार इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयंती पे दिल्ली आर्य सभा से जुड़े हुए जितने भी आर्य सदस्य हैं, मातृशक्ति है, आर्य वीर दल हैं, वीरांगना दल है या अन्य जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन सबके प्रेरणा से, उनकी सबकी मेहनत से ही दिल्ली आर्य सभा आगे बढ़ रही है। आओ हम मिलके इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सम्मानित जो अतिथि हैं उनका तो हम हार्दिक धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से आर्य समाज और दिल्ली प्रतिनिधि सभा की जो सेवा यात्रा से हमें परिचित कराया। और आज की ये बातचीत केवल एक संगठन की चर्चा नहीं दोस्तों, बल्कि उन मूल्यों की चर्चा थी जो किसी भी समाज को मजबूत बनाते हैं: सेवा, सत्य, शिक्षा और समर्पण। आशा है कि ये चर्चा, ये पॉडकास्ट आपको भी समाज के प्रति जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।